हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पतंग कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर हल किए थे। उम्मीद है आपने वो सभी देखे होंगे और अच्छे से अपनी कॉपी में किए होंगे। तो आज हम पतंग कविता के जो बिल्कुल छोटे प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, अति लघु प्रश्न उत्तर। तो ये 30-32 कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सन 1948 मुंगेर बिहार में 1948 में हुआ था, मुंगेर जिले में और बिहार में उनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है आलोक धनवा की प्रथम कविता का क्या नाम है। जनता का आदमी, ये जीवन परिचय में भी हमने बताया था, जनता का आदमी उनकी पहली कविता थी जो काफी प्रसिद्ध हुई थी। इसी के साथ उनको जनता का कवि भी कहने लगे थे। आलोक धनवा के एकमात्र कविता संग्रह का क्या नाम है। तो दुनिया रोज बनती है। एकमात्र कविता संग्रह उनका दुनिया रोज बनती है। प्रश्न नंबर 4 है कि पतंग कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है। छंद क्या है वहां पे, मुक्त छंद है। मुक्त छंद का इन्होंने अपनी कविता में प्रयोग किया है। पतंग कविता की सबसे मुख्य विशेषता क्या है। बिंब विधान। ये जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो ये बार बार आपको बताया गया है कि जो बिंब विधान है, बिंब है जो इसके, वो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बिंबों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि पतंग कविता की सबसे मुख्य विशेषता क्या है, तो बिंब विधान है। क्योंकि जो मुक्त छंद है ये तो और बहुत सारी कविताओं में मिल जाएगा, अलंकार भी मिल जाएंगे, लेकिन जो छंदों का, बिंबों का जो प्रयोग यहाँ पे हुआ है वो दूसरी जगह पर बहुत कम देखने को मिलता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है भादो का महीना किस ऋतु में आता है। भादो का महीना तो कहते हैं ना सावन भादो, ये दो तो ये वर्षा ऋतु में आते हैं। दोनों जो महीने हैं, सावन का भी भादो का भी, वर्षा ऋतु में आते हैं। तो कविता में आता है कि भाई भादो गया, तेज बौछारें गई, भादो गया, तो बारिश का महीना चला गया है, ये उसका अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 7 है कि पतंग कविता में किस ऋतु का मुख्य वर्णन किया गया है। देखो वैसे तो उसमें सावन का भी, भादो का भी जिक्र किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से किसका जिक्र किया गया है, मुख्य रूप से शरद ऋतु का। क्योंकि सावन बार बार निकल रहा है, वो गलती से भादो है। तो भादो का तो जो जिक्र है वो तो एक बार ही होता है कि भादो गया और एक नया सवेरा हुआ। उसके बाद जो जिस ऋतु के बारे में बताते हैं वो है शरद ऋतु। सावन भादो का महीना तो वो चला गया, उसका तो सिर्फ इतना ही जिक्र करते हैं। तो पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं। ऐसा किसके सहारे लगता है कि बच्चे खुद भी उड़ रहे हैं, अपने रंध्रों के सहारे। और रंध्र का मतलब क्या होता है, कविता में जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो रंध्र का मतलब है कल्पनाओं के सहारे। बच्चे अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ रहे होते हैं। ये आपको बताया था कि जब बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि बच्चे पतंग के साथ साथ में खुद भी उड़ रहे हैं, अपने आप को पतंग की जगह पर वो मानकर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, पतंग कविता में तितलियां किसे कहा गया है। रंगीन पतंगों को। आंसर है इसका रंगीन पतंगों को। तितलियों की नाजुक दुनिया, ये आपको ध्यान होगा लास्ट में आता है, शुरुआत से में होता है ये कि शुरू हो सके बच्चों की किलकारियां, सीटियां और पतंगों की एक नाजुक दुनिया। तो तितलियों की नाजुक दुनिया, तितलियां किसे कहा गया है, पतंगों को कहा गया है। क्योंकि जब पतंग, रंग बिरंगे पतंग आकाश में उड़ते हैं तो ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसे कि आकाश में तितलियां उड़ रही हो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये इशारों के लिए। विशेषण उसी के साथ में, किसके साथ में प्रयोग हुआ है, इशारों के लिए के साथ में प्रयोग हुआ है ये, तो वो तो इशारों के लिए प्रयोग हुआ है ये। जैसे कह देते हैं हम कि भाई सफेद गाय, तो सफेद विशेषण है वो किसके लिए प्रयोग हुआ, गाय के लिए प्रयोग हुआ है। तो कविता में क्या आता है, चमकीले इशारे, तो चमकीले किसके लिए प्रयोग हुआ है, इशारों के लिए प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 11 है सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं स, यहाँ पर भी स है, यहाँ पर भी स है, स की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 12 है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास में कपास की विशेषता क्या है? कपास की विशेषता क्या है? कोमलता भी है और पवित्रता भी। ऑप्शन में अगर दोनों कोई भी आ जाए तो आपने वो दोनों में से कोई भी टिक कर देना, एक जरूर देंगे उसमें से। प्रश्न नंबर 13 है, पतंग उड़ाते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? किसकी तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह बजाते हैं। मृदंग मैंने आपको बताया था कि भाई एक डोल की तरह होता है। आगे क्वेश्चन भी आएगा, देखिए ये मैंने दिखा रखा है यहाँ पे कि मृदंग क्या होती है। एक प्रकार की लंबी डोल होती है, जैसे ये रही डोल। तो एक सामान्य डोल तो ऐसे होते हैं जो आप देखते हो, लेकिन मृदंग जो हैं वो यहाँ पर अपने यहाँ पर नहीं होते। इस उत्तरी भारत में बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं, होते ही ना के बराबर होते हैं, आपने देखा भी नहीं होगा शायद। ऐसे लंबी सी होती है। तो ये पूर्वी जो प्रांत हैं हमारे, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, उनका एक वाद्य यंत्र है ये। तो ये है कि ये क्वेश्चन था हमारा, पतंग उड़ाते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह बजाते हैं। पतंग क्वेश्चन नंबर 14, पतंग कविता में तेज बौछारों के साथ किस महीने के जाने की बात कही है? कौन सा महीना चलेगा? भादो का महीना। भादो का महीना चला गया, तो किसके जाने की बात कही गई? भादो का महीना। क्वेश्चन नंबर 15, पतंग उड़ाते समय बच्चों को गिरने से कौन बचाता है? पतंग उड़ाते समय बच्चों को गिरने से कौन बचाता है? रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित शरीर का संगीत। ये अभी जो पेपर हुए थे हरियाणा बोर्ड के, उनमें आया हुआ था। ये 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें कई बार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, तो इनको ध्यान से समझना है। अब जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 16, पतंग उड़ाते समय बच्चों को कौन थाम लेती है? देखो पहले में क्या है कि बच्चों को गिरने से कौन बचाता है। चीजें दोनों एक जैसी लग रही हैं, अगर हम देखें तो एक जैसी बात लग रही है कि गिरने से कौन बचाता है या बच्चों को कौन थाम लेता है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया कविता में, और हमने उन्हीं का को यहाँ पे प्रयोग करना है। तो कहीं ऐसा हो जाता है कि गलती से हम इसका आंसर ये दे देते हैं और इसका आंसर ये दे देते हैं। ये अभी आया था, और अभी बिल्कुल जो अभी पेपर हुए थे जो हरियाणा बोर्ड के, उसमें ये आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो दोबारा फिर बता देता हूँ मैं, पतंग उड़ाते समय बच्चों को गिरने से कौन बचाता है? तो हम कविता में इसका आंसर हमें देखो सीधा सीधा कविता का, अगर हमें अच्छे से शब्दों का पता है कविता के शब्दों को, तो हमें आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे उनको बचाता है उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, ये कविता में ये पंक्ति आती है। और दूसरा, पतंग उड़ाते समय बच्चों को कौन थाम लेते हैं? पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां। और किसके सहारे थाम लेती हैं? ये अगला क्वेश्चन है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों को किसके सहारे थाम लेती है? महज एक धागे के सहारे। जब आप कविता को पढ़ोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19, कौन तेज गति से घूमता हुआ आता है बच्चों के बेचैन पैरों के पास? कौन आता है भाई? पृथ्वी आती है। पृथ्वी आती है तेज गति से घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास, ये एक पंक्ति आती है उसमें। शरद आया पुलों को पार करते हुए में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। क्यों है मानवीकरण अलंकार? क्योंकि शरद ऋतु को एक मनुष्य का रूप मान लिया, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 20 है कि भादो किसका प्रतीक है? कई बार ऐसे घुमा फिरा के दे देता क्वेश्चन, वैसे इसका डायरेक्ट आंसर हमारे उसमें है नहीं कविता में, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि भादो अंधकार का सूचक है एक तरीके से। भाई अंधकार का मौसम, अंधेरे का मौसम चला गया है, और शरद ऋतु किसका प्रतीक है? प्रकाश का। एक नया सवेरा हुआ है, तो वो प्रकाश का, ये चीजें हैं, ये हो सकती हैं। इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन भी कई बार दे देते हैं घुमा के, हमें उनके लिए भी तैयार रहना है। प्रश्न नंबर 22 है, पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? पतंग जब उड़ रही होती है तो बच्चे बेसुध होकर दौड़ते हैं।
प्रश्न नंबर 23 है, बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला है? डाल की तरह, ये पंक्ति आती है कि डाल की तरह वो लचीले होता है। प्रश्न नंबर 24, मृदंग क्या होती है? ये आपको अभी करवाया भी था मैंने। एक प्रकार की लंबी ढोल होती है, ये इस तरीके से, क्योंकि उसमें ऑप्शन दे पाएंगे कि मृदंग क्या होती है। एक बांसुरी होती है, या खंजड़ी होती है, या ढोल होती है, या और किसी और का नाम दे देंगे, तो हमने ढोल लिखना है। छत से गिरने के बाद बच्चे कैसे बन जाते हैं? छत से जब गिर जाते हैं और बच जाते हैं, कोई बड़े एक्सीडेंट नहीं होता, तो वो कैसे हो जाते हैं? वो निडर हो जाती हैं और फिर निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, ऐसा उसमें आता है। प्रश्न नंबर 26 है, शरद की साइकिल कैसी है? अपनी चमकीली साइकिल पे आता है, उसमें लिखा गया है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल लेकर, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ऐसी पंक्तियों में आती है बातें। प्रश्न नंबर 27 है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया? भाई इस कविता में तो पतंग को ही कहा गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, आलोक धनवा को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? ये थोड़े से बड़ा क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, लेकिन ये जरूरी है। वैसे तो इसको जीवन परिचय में मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी बार बार हम चीजों को दोहराते रहेंगे तो हमारे ध्यान में रहेगी ये चीजें। तो राहुल सम्मान है, साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान, ये 4 सम्मान मुख्य हैं जो इनको मिले हुए हैं। प्रश्न नंबर 29 है, आलोक धनवा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और गोली दागो पोस्टर, ये इनकी 4 प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि 4 ही मुख्य सम्मान हैं और 4 ही इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 30 है, पतंग कविता आलोक धनवा के किस संग्रह से ली गई है? किस कविता संग्रह से ली गई है? ये आ सकता है ये क्वेश्चन। दुनिया रोज बनती है, एकमात्र उनका कविता। अगर कविता संग्रह की बात आएगी तो आपने ये लगा देना दुनिया रोज बनती है। क्यों? क्योंकि एकमात्र ये संग्रह यही है इनका, और अगर संग्रह की बात आएगी तो यही है उनका। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया रोज बनती है में एक लंबी कविता है पतंग, उसका एक अंश है। ये मैंने आपको जब इसकी व्याख्या शुरू करी थी तभी ये चीजें आपको बताई थी। प्रश्न नंबर 31 है, पतंग कविता में रंध्र का क्या अर्थ है? वैसे तो ये हमने पिछले बता दिया अभी, कल्पना यहाँ पे आया था ये शुरुआत में ही कि रंध्रों के सारे, कि पतंग उड़ाते समय किसके सारे बच्चे किसके सारे समय भी उड़ रहे थे? रंध्रों के सारे। और यहाँ पे मैंने बताया रंध्र का मतलब कल्पना है, लेकिन फिर चीज़ों को थोड़ा सा और बार बार करेंगे तो हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। कल्पना एक क्वेश्चन ये बन जाता है। प्रश्न नंबर 32 है कि आलोक धनवा की मृत्यु कब हुई? तो भाई अभी हुई नहीं है उनकी मृत्यु। ठीक है। प्राप्त जो सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, उनसे अभी यही मालूम पड़ता है कि उनकी मृत्यु अभी नहीं हुई है। तो ये क्लियर मैंने इसलिए लिखा है ताकि कई बार ये बच्चों को डाउट होता है कि भाई कब हुई उनकी। 1948 में उनका जन्म हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सूचना मिली नहीं है। मैंने बहुत जगह पर ढूंढा है, नेट पर भी, किताबों में भी, गाइडों में भी, कहीं पर भी इस चीज़ का नहीं पता चला है। तो हम यही मान के चलेंगे कि अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है। प्रश्न नंबर 33 है, पतंग कविता में सवेरे को कैसा कहा गया है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो प्यारे बच्चों, ये 33 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको अपनी कॉपी में लिखना है आपने और अच्छे से इनको याद करना है। याद करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। जरूरी नहीं कि आप अपनी कॉपी में से पढ़ो, आप वीडियो इसको करके पूरा अपने कॉपी में और लगा के कान में हेडफोन और आराम से अपना काम करते करते इसको सुन सकते हैं, वीडियो को सुन सकते हैं। 2-3 बार आप इसको वीडियो को सुनोगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगी। ऐसा ही व्याख्या का भी है। आप इन वीडियो को ये नहीं कि भाई एक बार ही आपने देखना, आप इसको 2-3 बार भी देख सकते हो, कभी भी जब आपका मन करे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि संपूर्ण जो हमारा सिलेबस है उसकी ऐसे ही वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब पर डाली जाए, ताकि जब भी आपको जरूरत हो तब आप उसको पढ़ सको। चाहे लॉकडाउन, अब तो जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मेरी कोशिश ये रहेगी, जब आप स्कूलों में आओगे, हम भी आएंगे, तो भी मैं यही कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से आपको यूट्यूब पर सारा सिलेबस प्रोवाइड किया जा सके। तो प्यारे बच्चों,
एक बार फिर आपको अच्छे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी पढ़ाई करते रहें, इसको बहुत ज़रूरी माने इस चीज़ को। एक लंबा टाइम है ये, इसको वेस्ट नहीं करना आपने, और अपने अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। एक बार फिर आपको जय हिंद, जय भारत।